अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। फतेह मोहम्मद, ओ फतेह, लग गए बातें बनाने में। लो वो आ गए नसीहत अली खान, अब नसीहतें करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ। बंदू खान पूछ रहा था कि नाश्ते की पूछने आए थे तुम और यहाँ जम गए। लो चलो नाश्ता रखो संभाल कर। बंदू खान खुद नाश्ते की ट्रे लेकर आए थे। फतेह मोहम्मद ने जल्दी से ट्रे संभाल ली। नाश्ते के बाद रहीमुद्दीन के पास चले जाना। और कुछ? फतेह मोहम्मद ने पूछा। और ये कि मियाँ साहब का भेजा मत खाया कर, बहुत बार चढ़कर बोलने लगे हो। बंदू खान साहब, बराबर के ओहदे हैं हमारे तुम्हारे, हुक्म मत चलाया करो मेरे पर। ओहदे बराबर हैं फतेह मोहम्मद, मगर उम्र तुमसे ज्यादा है, समझे? बंदू खान मुस्कुराकर बोले और फिर कहने लगे, अच्छा यूँ करो, तुम मियाँ को नाश्ता कराओ, मैं रहीमुद्दीन के पास चला जाता हूँ। अच्छा चलता हूँ। बंदू खान मुस्कुराकर बाहर निकल गए। फतेह मोहम्मद ने टेढ़ी गर्दन की, मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाया और इसके बाद मेरे लिए नाश्ता लगाने लगा। मैंने इसे भी नाश्ते की पेशकश की तो वो कहने लगा, नहीं मियाँ साहब आप कर लो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी पूछा, मगर शिकायत यही करते रहेंगे। गरीब आदमी की भी सुननी चाहिए, असल जरूरत हमारी है, इनका क्या है? सिटा लगाएंगे, माल कमाएंगे, अय्याशी करेंगे। यहाँ तो 12 बच्चों का मामला है। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। फिर मैंने कहा, बर्तन ले जाओ। वो शायद मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। मैं थोड़ी देर तक बैठा सोचता रहा और इसके बाद खुद भी बाहर निकल आया। हवेली के मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे। मालिक क्यारियां दुरुस्त कर रहा था, दूसरे लोग इधर उधर आ जा रहे थे। सफाई करने वाला सफाई कर रहा था। मैं टहलता हुआ दूर तक निकल आया और इत्तेफाक से ही इस वक्त बरगद के इसी दरख्त के करीब पहुंच गया जिसकी जड़ से इलियास खान का काम बना था। यूं ही निगाह इसकी जड़ पर जा पड़ी थी और बस कुदरत ने ये अतिया फरमा दिया था जिसका एहसास वक्त पर हुआ। आंखों ने इन गहराइयों में देखा। कलीसा गायब था, लेकिन मिट्टी में चंद अशरफियां नजर आ रही थीं। 10-12 से काम नहीं होंगी। फौरन ही अंदाजा हो गया कि ये वो अशरफियां हैं जो मिट्टी में मिल जाने की वजह से इलियास खान को नजर नहीं आ सकी। वैसे भी इसने ये काम रात में किया था और यकीनी अमर है कि अफरा तफरी के आलम में किया होगा। चुनाचा ये अशरफियां रह गईं। दिल खुश हो गया। बेचारा फतेह मोहम्मद के काम आ सकती हैं, ये बताऊंगा इसे। फिर वहां से थोड़े ही फासले पर चला था कि फतेह मोहम्मद नजर आ गया। मैं इसे देखकर मुस्कुराया और वो भी मुस्कुराता हुआ वहां से आगे बढ़ गया। मैंने अभी इसे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा था। छोटा आदमी था, छोटी तबीयत का मालिक। मेरे मुंह से अल्फाज सुनते ही पागल हो जाता और फिर खामखा कहानी आम हो जाती। दूसरों को पता चलता तो न जाने क्या क्या क्यास आराइयां होती। मैं टहलता हुआ हवेली के उकबी हिस्से में जा निकला और इस वक्त पीछे से मेहरुन्निसा नूरजहां के साथ आती हुई नजर आई। दोनों तेज तेज कदमों से मेरी तरफ आ रही थीं। नूरजहां ने मुझे सलाम किया। मेहरुन्निसा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं भी रुक गया। सलाम का जवाब देकर मैंने इन दोनों की खैरियत पूछी तो मेहरुन्निसा कहने लगी, मसूद साहब, हम मेहमान खाने में आपकी क़यामगाह तक गए थे। आप इस तरफ चहलकदमी के लिए निकले हुए थे। अब आपकी तबीयत कैसी है मेहरुन्निसा? मैंने पूछा। बहुत अरसे के बाद मैं अपने आप को जिंदा महसूस कर रही हूँ और मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं भी जीने वालों में शामिल हूँ। मतलब यही है कि जो कुछ मुझ पर बीत रही थी मैं सही अल्फाज में तो इन लोगों को नहीं बता सकती थी, लेकिन जिंदगी से बेजार थी मैं। आह, काश मेरी ये कैफियत मुस्तकिल हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इसीलिए आपके पास पहुंची थी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत अता फरमाए, मेरी यही दुआ है। अब जबकि मेहरुन्निसा ने आपको आपके नाम से मुखातिब किया है मसूद साहब, तो मैं भी इसमें कोई हर्ज नहीं समझती। बराह करम आप हमारी गुस्ताखी का बुरा न मानिएगा। बुनियादी वजह यह है कि आप हमारे ही उम्र के हैं और अगर हम आपको किसी एहतराम के नाम से पुकारें तो बड़ा मुसैका खेज लगेगा। कोई हद नहीं नूरजहां साहिबा, आपको मेरा नाम मालूम है, बस इतना काफी है। आप मुझे मेरे नाम से पुकार लीजिए। बेहद शुक्रिया। दरअसल मेहरुन्निसा चाहती है कि अगर आप किसी भी तरह यहाँ क़याम के लिए कुछ वक्त निकाल सकें तो इनका खौफ दूर हो जाए। मुझसे बातें करती रही है और शेख साहब से भी इन्होंने यही कहा है। ओहो, देखिए वो शेख साहब आ गए। नूरजहां एकदम बोली और मेरी नजरें भी इस जानब उठ गईं। शेख अब्दुल कद्दूस इधर ही चले आ रहे थे। सलाम करके मुझसे हाथ मिलाया और फिर कहने लगे,
ये अच्छा हुआ कि ये लड़कियां खुद ही आपके पास आ गईं। मसूद मियाँ, क्या इन्होंने अपना मकसद बताया आपको? जी। मेहरुन्निसा साहिबा का कहना है कि अगर मैं यहाँ कुछ अरसे क़याम करूँ तो इनके दिल से खौफ निकल जाएगा। लेकिन अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए। आपके सामने कुछ हकीकतें अर्ज करूँ। मैं बेशक अभी कुछ वक्त जहाँ हूँ, लेकिन जाऊँगा तो एक ऐसा इत्मीनान बख्श हाल छोड़ जाऊँगा जिसके बाद ये खतरा मौजूद न रहेगा। इससे ज्यादा क़याम ज़ाहिर है किसी भी तरह मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मेहरुन्निसा और नूर जहां इस इत्मीनान के साथ वापस लौट गईं कि अभी मैं यहाँ क़याम करूँगा। नूर जहां वाकई बड़ी शौक व शरीर थी। न जाने क्या क्या मेहरुन्निसा के कान में बदबदाती रहती थी, लेकिन मेहरुन्निसा संजीदा लड़की थी। बहरहाल शेख साहब भी चले गए और मैं वापस अपनी आरामगाह में आ गया। अब यहाँ क़याम करना वाकई एक मुश्किल अमर था। दिल में ये सोच रहा था कि ऐसा क्या अमल हो जिसकी बुनियाद पर मेहरुन्निसा मुकम्मल महफूज समझी जाए और मैं यहाँ से इलाहाबाद का रुख करूँ। हो सकता है मामू रियाज के साथ अम्मी, अब्बू और बहन भी मिल जाएं। आह, क्या ऐसा हो सकेगा? क्या मेरी जिंदगी में एक बार फिर वही दिन लौट आएंगे? बस हसरतों के अलावा और कुछ नहीं था। न जाने क्यों तकदीर पर भरोसा नहीं रहा था कि वो मुझे मेरी लुटी हुई दुनिया वापस कर दे। शाम को तकरीबन 8:30 बजे मैंने खुद फतेह मोहम्मद को अपने पास बुलाया और वो मेरे करीब आ गया। लगता है फतेह मोहम्मद कुछ नाराज हो गए हो मुझसे। क्या ले लेंगे मियाँ जी आपसे नाराज होकर? हमने तो पहले भी कहा था कि बस शिकायत है हमें तुमसे। फतेह मोहम्मद, देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इलियास खान को मैंने कोई नंबर वगैरह नहीं बताया। वो वहाँ क्या कर रहा था ये वो जानता है, लेकिन मेरे इल्म ने मुझे बताया है कि बरगद के इसी दरख्त पर इसके नीचे नजर आने वाली मिट्टी से ढके हुए गड्ढे में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो तुम्हारे काम आ सकती है। हैं? फतेह मोहम्मद ने मुंह फाड़ कर कहा। हाँ फतेह मोहम्मद, तुम इसी वक्त जब इलियास खान ने दरख्त की जड़ों में गड़ा खोदा था, वहां पहुंचने के बाद वो गड़ा खोदना और इसकी मिट्टी को अच्छी तरह तलाश कर लेना। मुमकिन है तुम्हें इसमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारे लिए कारआमद हो। बड़ी एहतियात की जरूरत है। अगर वाकई कुछ मिल जाए तो इसे अपने पास पोशीदा करके गड्ढा बराबर कर देना। समझ रहे हो ना? अभी चला जाऊं? फतेह मोहम्मद ने कहा। अभी तुम्हें वहां देख लिया जाएगा और जो कुछ तुम्हारे हाथ लगा वो इस घर के मालिकों की मलकियत होगा। तुम इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकोगे। अम्मा, तो क्या इलियास को भी वहां कुछ मिल गया था? फतेह मोहम्मद ने पूछा। अब ये तो मुझे नहीं मालूम। इलियास खान ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, मगर तुम ये काम एहतियात के साथ कर लेना। बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई मियाँ, तुमने तो दिल हौला कर दिया है, कसम अल्लाह की। अब मेरे को सब्र कैसे आएगा? अबे क्या करूं मेरे प्यारे भाई। बाबा बस खुदा जाने रात किस वक्त होगी। जाओ सुकून से अपना काम सर अंजाम देना। जल्दबाजी की तो जो नुकसान उठाओगे इसके खुद जिम्मेदार होगे। नहीं मियाँ साहब, जो आपने कह दिया है वही करूंगा, कसम अल्लाह की, फतेह मोहम्मद ने कहा और वहां से चला गया। बस इसके बाद कोई खास मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ, इस हवेली में घुसे रहना भी एक मुश्किल काम था। रात को दिल में ये आई कि यहाँ दिल्ली में जो मुकद्दस मज़ारात का शहर है, क्यों ना मज़ारात की जियारतें करूं, और कुछ नहीं तो कम अज कम दिल को सुकून ही मिलेगा। ज्यादा तो नहीं सुन सका था, लेकिन थोड़ी बहुत बातें कानों तक पहुंची थी कि दिल्ली में बड़े बड़े जेद बुजुर्गों के मज़ारात हैं। अब मुझे इन तमाम चीजों से दिलचस्पी हो गई थी। दूसरे दिन सुबह मामूल के मुताबिक जागा। नाश्ता फतेह मोहम्मद लाया था। आंखें झुकी हुई थीं, जुबान बंद थी, चेहरे पर सुर्खी छाई हुई थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब है कि फतेह मोहम्मद का काम हो गया। इसने नाश्ता मेरे सामने रखा, हैरत अंगेज तौर पर खामोश था। मैंने ही इसे मुखातिब किया, फतेह मोहम्मद, और वो इस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू ने डंग मार दिया हो। कितनी थी? मैंने सवाल किया। 13। वो बेख्तियार बोला और फिर चौंक कर कहने लगा, क्या मियाँ साहब, क्या काम हो जाएगा तुम्हारा? मैंने पूछा और फतेह मोहम्मद इधर उधर देखने लगा। चंद लम्हात सोचता रहा, फिर जल्दी से आगे बढ़ा और झुक कर मेरे पांव पकड़ लिए। कसम अल्लाह की, जिंदगी भर गुलाम रहूंगा आपका मियाँ साहब। दिन फेर दिया आपने मेरे, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। रात को ये सोच रहा था, बल्कि सारी रात सोचता रहा था कि आपसे कबूल करके ही नहीं दूंगा, चुप लगा जाऊंगा। मगर गलती थी, वो साखी थी मेरी, माफ कर दीजिए। अरे फतेह मोहम्मद, हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी भाई? हम भला किसी से कहने जा रहे थे। ठीक है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मियाँ साहब, आपने बस बेकार बातों से गुरेज करो। अच्छा हाँ, जरा हमें ये बताओ, यहाँ कौन कौन से बुजुर्गों के मज़ारात हैं और कहाँ से कहाँ जाना होगा हमें? मज़ारात?
अबे लो, ये भी कोई पूछने की बात है? दिल्ली की किसी भी सड़क पर निकल जाओ, किसी चलते फिरते से पूछ लो, वो सारे के सारे मज़ारों के पते बता देगा। पहले तो हजरत सुल्तान जी ही हैं, इनके दरबार में जाओ मियाँ साहब, मजा आ जाएगा। कसम अल्लाह की क्या जगह है। इसके बाद फतेह मोहम्मद तमाम बुजुर्गों के नाम गिनवाने लगा और मैंने इन्हें ज़हन नशीन कर लिया। फतेह मोहम्मद बोला, जाने का इरादा है क्या? हाँ फतेह मोहम्मद, जी चाहता है। तो फिर मोटर निकलवा लो शेख साहब की, सारे में घुमा देगा। नहीं फतेह मोहम्मद, मैं पैदल ही जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी है मियाँ साहब, फतेह मोहम्मद बोला। आज इसने एक भी फजूल बात नहीं की थी और मैं जानता था कि इसकी वजह क्या है। फिर नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद मैं वहां से निकला। फतेह मोहम्मद से कह दिया था कि अगर शेख साहब पूछे तो बता दे कि मैं सैर करने निकला हूँ। शाह साहब, शाम तक वापस आ जाऊंगा। दिल्ली की सड़कों पर आ गया, पते पूछता रहा। रिवायतों का शहर था, वक्त कितना ही गुजर जाए दिल्ली की कदीम रिवायतें कभी दम नहीं तोड़ेंगी। इसकी अदाओं में फर्क नहीं आएगा। एक जगह रुक कर एक शख्स से हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का पता पूछा और उसने हैरत से मुंह खोल दिया। अम्मा नए लगते हो दिल्ली में, कहीं बाहर से आए हो? यही बात है, मैंने जवाब दिया और वो सर ही पकड़ गया। मुझसे पूछे बगैर तांगा रोका और मुझे सवार का होने का इशारा किया। क्यों? अम्मा आ जाओ, तकलीफ न करो, हमारे सुल्तान जी की जियारत को आए हो, चलो हम पहुंचा देंगे इनके कहने। लाख मना किया, न माना। तांगा चल पड़ा और वो मुझे रास्तों के बारे में बताने लगा। ये बरका तकिया है, ये मटकों वाले पीर का मज़ार है और ये नीली छतरी। यहाँ से तांगा दाएं को मुड़ गया। ये बाएं हाथ वाली सड़क हुमायूं के मकबरे को जाती है, मेरे रहनुमा ने बताया। बलाखिर मैं दरगाह शरीफ पर पहुंच गया। वो इसी तांगे में वापस चला गया। इसकी मोहब्बत ने दिल पर बड़ा असर किया था। अंदर दाखिल हो गया, जियारत से दिल शाद हो गया। फातिह ख्वानी की और बहुत देर तक रुका रहा। उठने को जी ही नहीं चाह रहा था। बहरहाल आगे बढ़ना था। वहां से निकला। कोटला, पुराना किला, शेर मंडल, फिर मेहरवली और फिर कुतुब साहब। दोपहर का वक्त था, तेज धूप पड़ रही थी। हवा के झक्कड़ चल रहे थे। गर्मी और धूप की वजह से कोई नजर नहीं आ रहा था। हवाओं के मरगोले रेत को बुलंद करते और बाज़ जगह भंवर की शक्ल में बुलंद होते और चकराते दूर निकल जाते। बचपन की कुछ बातें याद आ गईं। अक्सर दोपहर को खेलने निकल जाता था। ऐसे ही झक्कड़ चल रहे होते थे। अम्मा देख लेती तो कहती, ऐसी दोपहर में घर से ना निकला करो, चंबर बाउले उठा ले जाते हैं। ये क्या होता है? मैंने पूछा तो अम्मा ने मुझे चंबर बाउले दिखाए। हवा के भंवर जो रेत को रोल करते हुए इंसानों की तरह चलते नजर आते हैं। इनमें क्या होता है? जिन्नों की सवारियां, जिन इन पर सवार होकर सैर को निकलते हैं और अगर कोई इनके रास्ते में जाए तो इन्हीं में लपेट कर चला जाता है और जिन इसे उठा कर ले जाता है। बचपन की बातें शायद उम्र के आखिरी हिस्से तक याद रहती हैं और इन्हें भुलाना नामुमकिन होता है। इन बगोलों को देखकर दिल में वही खौफ तारी हो गया जो बचपन में हो जाया करता था। इस खौफ में भी एक लज्जत का एहसास हुआ। माँ याद आ गई थी और ये याद तो एक ऐसी कैफियत इख्तियार कर चुकी थी जिसे अल्फाज में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं। आगे बढ़ता रहा और फिर एक चंबर बाउले की जद में आ गया। अचानक ही हवा का एक जोरदार झक्कड़ अकब में नमदार हुआ। इस झक्कड़ ने एक वसी दायरे की शक्ल इख्तियार कर ली। गहरी और गाढ़ी मिट्टी कई फुट ऊंची बुलंद हुई और चकराती हुई इस बर्क रफ्तारी से मेरी जानब बढ़ी कि मैं इसकी लपेट से न निकल सका। यूं लगा जैसे जमीन से पांव उखड़ गए हों। बड़ा शदीद दबाव था हवा का। मैंने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए और तेज हवाओं का ये जोरदार झक्कड़ मुझे जमीन से बुलंद करने में कामयाब हो गया। तमाम महसूसात जाग रहे थे और किसी भी किस्म के वहम का गुमान नहीं था। बस मैं यही सोच रहा था कि अब गिरा तब गिरा। संभलने की कोशिश नाकाम हो गई थी। हवा का ये झक्कड़ पलक झपकते मुझे मेरी जगह से काफी दूर ले गया और इसके बाद मैं गिर पड़ा। घुटनों में चोट लगी थी। बारीक बारीक पत्थरों के टुकड़े हथेलियों में चुभ गए थे और मैं गर्द की वजह से आंखों में कड़वाहट महसूस कर रहा था। हवा का ये तेज झक्कड़ मुझ पर से गुजर गया, कई फुट दूर ला फेंका और वो अब मुझसे आगे निकल गया था। आंखें खोली तो मिट्टी चुभने लगी। बमुश्किल तमाम शाने से कंबल उतार कर एक सिमत रखा और कमीज के दामन से आंखें साफ करने लगा। बड़ी मुश्किल से आंखें इस काबिल हुई थी कि जमीन नजर आ सके। मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर और बदस्तूर माँ की हिदायत याद कर रहा था। फिर जमीन पर हाथ टिकाकर अपने आप को संभाला और सीधा खड़ा हो गया।
लेकिन दिमाग को जो खौफनाक झटका लगा था इसने आंखें तारीक कर दी। जो मंजर नजर के सामने आया था इस पर यकीन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चंद लम्हात तक झंझलाते हुए दिमाग को काबू में करने की कोशिश करता रहा, फिर फटी फटी आंखों से इर्द गिर्द का माहौल देखा। खुदा की पनाह, ये वो जगह ही नहीं थी जहां आपसे चंद लम्हे बेशतर मौजूद था। ये तो माहौल ही बदला हुआ था। लखोरी ईंटों की बनी हुई एक इंतहाई बुसीदा और वसी इमारत, टूटी फूटी दीवारें, बड़े बड़े झरोके, अजीब से फसील नुमा सतून और जगह जगह लखोरी ईंटों की हैबतनाक ढेर। कहीं टूटे हुए दरवाजे तो कहीं महराबें, कहीं चबूतरे तो साफ सुथरे और कुशादा और कहीं मिंबर नुमा जगह। एक बात जो समझ में आई वो निगाहों का धोखा तो हो नहीं सकता था, और अगर दिमाग की कोई खराबी है तो इन बातों को महसूस करने की कुव्वत जहन में कैसे मौजूद है। लेकिन कुछ भी नहीं था। जिनों की सवारी गुजर रही थी और मेरी माँ के कहने के मुताबिक जिन मुझे यहाँ उठा लाए थे। भला इसके अलावा और क्या सोच सकता था। बचपन की हदूद से गुजरा था और माँ की हिदायत पर गौर किया था तो यही सोचा था कि माँ धूप से बचाने के लिए ये अल्फाज अदा करके खौफजदा करना चाहती है ताकि धूप मुझ पर असर अंदाज न हो। लेकिन वो कहानी इस वक्त मुजस्सम थी। मैं चंबर बालों में सफर करने वाली जिन्नों की सवारी के बीच आ गया था और इन्होंने मुझे यहाँ ला पटका था। क्या इसी बात पर यकीन कर लूं? मगर जगह कौन सी है और जो कुछ हुआ है वो क्या वाकई सच है? एक अनोखा सच। अब किसी शुबे की गुंजाइश नहीं थी। उठा कंबल एहतराम से उठाकर शाने पर डाला, अपनी जगह से खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। ये टूटी इमारत कहाँ है? कुछ अंदाजा तो हो। आसपास टूटी दीवारें, झाड़ियां और वीरान और हैबतनाक मनाजर के अलावा और कुछ नहीं था। ईंटों से बने हुए इस चबूतरे की जाने बढ़ गया जिसकी सीढ़ियां भी टूटी हुई थी। हो सकता है बुलंदी पर खड़े होकर कुछ अंदाजा हो सके। चबूतरे पर पहुंचा और इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक वीरान मैदान बिखरे हुए नजर आ रहे थे जिनमें जगह जगह छिदरे दरख्त सुनसान खड़े थे। पथरीले चबूतरे के एक कोशे में एक कुआं नजर आया जिसके किनारे ईंटों से बने हुए थे। वहां पानी का एक डोल रखा हुआ था और रस्सी का गच्छा बहुत बड़ा नजर आ रहा था जिससे ये अंदाजा होता था कि कुआं बहुत गहरा है। लेकिन ये जगह कौन सी है? दफातन ही कदमों की आहटें सुनाई दी और सिमत का अंदाजा करके दहशतज़दा सा इस तरफ मुड़ गया। 3 दर एक साथ बने हुए थे और इनकी दूसरी तरफ अंधेरा सा छाया हुआ था। इस तरफ का हिस्सा सालिम नजर आता था। आने वाले इन्हीं दरों से बरामद हुए थे। तीनों दरों से एक एक फर्द बाहर निकला था। शानों से लेकर टखनों तक सफेद लिबास में मलबूस, चेहरों पर दाढ़ियां, और ये चेहरे आम इंसानों जैसे ही थे। मैं इनके मखसूस लिबास से ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि ये कौन हो सकते हैं। यूं महसूस हुआ जैसे वो यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ हैं और मेरे ही लिए अंदर से निकल कर आए हैं। बाहर तौर इंसान थे, खौफजदा होने की जरूरत नहीं थी। मैं इन्हें देखने लगा। वो तीनों कदम बढ़ाते हुए मेरे नजदीक पहुंच गए। फिर इनमें से एक ने हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा, लेकिन मैंने फौरन ही इन्हें सलाम किया था। सलाम का जवाब तीनों ने दिया और इसके बाद इस शख्स ने जिसके हाथ के इशारे से मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा था मध्यम लहजे में कहा, अंदर चलो, तुम्हें तलब किया गया है। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता था लेकिन इनमें से 2 मेरे हुक्म में आ खड़े हुए और इन्होंने हाथ से मेरे शानों को धकेला। खासा ताकतवर धक्का था। मैं कई कदम आगे बढ़ता चला गया और इसके बाद यही मुनासिब समझा कि खामोशी से इनकी हिदायत पर अमल करूं। इनका अंदाज सख्त था। वो लोग मुझे लिए हुए दरमियान के बड़े दर से अंदर दाखिल हो गए। यहाँ छत थी और ये जगह खासी वसी थी। इसके दूसरी जानब एक दरवाजा नजर आ रहा था जिससे रोशनी छन रही थी और ये रोशनी कुदरती थी। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ कोई खुली जगह मौजूद है। वो लोग मुझे इस दरवाजे की सिमत ले चले और फिर मैं इस दरवाजे से भी दूसरी तरफ निकल गया। तब मैंने इस खंडर नुमा इमारत का वो सही व सालिम हिस्सा देखा जो बहुत खूबसूरती से बना हुआ था। गालबन इमारत का बैरूनी हिस्सा टूट फूट कर तबाह व बर्बाद हो गया था, लेकिन ये अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल दुरुस्त था और यहाँ बड़े बड़े दरवाजे नजर आ रहे थे। कच्ची जमीन थी और इस पर घास उगी हुई थी। इसी घास से गुजर कर मुझे एक बड़े दरवाजे तक लाया गया और फिर वहाँ दोनों आदमी रुक गए। अलबत्ता इनमें से एक मुझे इसी तरह लिए हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी व अरीज कमरा था जिस पर दरी और चांदनी बिछी हुई थी। सामने ही एक बड़ा सा गौ तकिया लगाए हुए एक उम्र रसीदा शख्स बैठा हुआ था। सर पर साफा बंधा हुआ था
शानों पर खास तरीके से चादर डाली गई थी। ढीले ढाले सफेद लिबास में मलबूस बुराक दाढ़ी सीने तक फैली हुई थी। सुर्ख सफेद चेहरे के साथ बड़ी पुररोब शख्सियत का मालिक नजर आता था। इसके दोनों सिमत नीम दायरे की शक्ल में 10-12 अफराद बैठे हुए थे। कुछ लोग कुछ फासले पर हटकर बैठे हुए थे। मुझे लाने वाले ने आगे बढ़ने का इशारा किया और इस शख्स ने गर्दन उठाकर मुझे देखा, फिर उंगली से एक सिमत इशारा कर दिया। मुझे एक अलग गोशे में बिठा दिया गया, लेकिन मुअम्मर शख्स से मेरा फासला ज्यादा नहीं था। इस वसी व अरीज कमरे में और भी दरवाजे थे। एक दरवाजे से चंद अफराद अंदर दाखिल हुए और फिर एक और दरवाजे से जो शख्स अंदर आया वो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। एक खूबसूरत सी शक्ल का नौजवान जिसकी पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी और जिसकी तेज निगाहें मुझे घूर रही थीं। मुअम्मर शख्स के करीब आकर दो जानू बैठ गया। इसके बराबर ही एक और काली दाढ़ी वाला शख्स आकर बैठ गया था। मुअम्मर शख्स ने गर्दन उठाकर गहरी निगाहों से मुझे देखा, फिर काली दाढ़ी वाले शख्स को, और इसके बाद इसकी आवाज उभरी, साबित जलाल, अपने बेटे गुलाम जलाल से पूछो कि क्या यही वो शख्स है जिस पर गुलाम जलाल ने अपने आप को जख्मी करने का इल्जाम लगाया है। जिस शख्स को साबित जलाल कहकर पुकारा गया था, इसने खूनी निगाहों से मुझे देखा और फिर पास बैठे हुए नौजवान को। लेकिन गुलाम जलाल का नाम सुनकर मैं खुद ही चौंका था। मेरी जिस कदर रहनुमाई हुई थी इसमें गुलाम जलाल का नाम तो शामिल था, लेकिन इसकी सूरत से आशनाई न हो पाई थी। एक लम्हे में मुझे सारी हकीकत का अंदाजा हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ ही दिल से खौफ बिल्कुल खत्म हो गया था। नौजवान लड़के ने मुझे घूरते हुए मुअद्दब अंदाज में कहा, हाँ मुअज़्ज़ज़ काजी साहब, हकीकत यही है कि यही वो शख्स है जिसने मुझे जख्मी किया। ऐ शख्स, तेरा नाम क्या है? जिस शख्स को काजी कहकर मुखातिब किया गया था और जिसकी सफेद दाढ़ी इसके सीने पर लहरा रही थी, इसने करख्त लहजे में मुझसे पूछा। मेरा नाम मसूद अहमद है और मेरे वालिद का नाम महफूज अहमद। हम तो इससे ये पूछना चाहते हैं कि गुलाम जलाल से तेरा क्या इख्तिलाफ था और इस झगड़े की बुनियाद क्या थी? क्या तुझे इस बात का इल्म था कि गुलाम जलाल हमारे कबीले से है, और क्या तू ये नहीं जानता था कि हमारे कबीले के एक नौजवान को जख्मी करने का नतीजा क्या निकल सकता है? मुअज़्ज़ज़ काजी साहब, निहायत एहतराम के साथ तफसील अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ, मैंने बेखौफी से कहा। मुलाहजा फरमाया आपने काजी मोहतरम, ये शख्स कितना सरकश है। इसका अंदाज गुफ्तगू ऐसा है जैसे हमें गर्दानता ही ना हो। साबित जलाल ने कहा, तुम्हें खामोश रहने का हुक्म दिया जाता है साबित जलाल, बारिश बुजुर्ग ने कहा। और स्याह दाढ़ी वाला साबित जलाल खामोश हो गया। बारिश बुजुर्ग ने मुझे देखा तो मैंने कहा, गुलाम जलाल ने एक ऐसी पाकबाज लड़की पर तसल्लुत कायम कर लिया था जो बचपन से एक नौजवान से मंसूब थी और इसे चाहती थी। इसने इसके अहले खानदान को खौफजदा कर रखा था और वो नेक मुसलमान घराना गमजदा और परेशान था। मैंने इससे दरख्वास्त की थी, मगर इसने मुझे जर पहुंचाना चाहा और मैंने अपने दिफा के लिए इसे झटक दिया। ये सांप की शक्ल में मुझे डसना चाहता था। ये दीवार से जाकर टकराया और जख्मी हो गया। क्या ये मेरा कसूर है? क्या ये सच है गुलाम जलाल? हाँ काजी मोहतरम, वो दोशीज़ा मेरे जी को भाग गई थी। वो तुझे कहाँ मिली थी? इसी बोसीदा हवेली में। ये हवेली इसके बाप की मलकियत है। वो चांदनी रात में कलीलें कर रही थी और अचानक मेरे सामने आ गई थी। गोया वो शेख अब्दुल कदूस की बेटी है। दुरुस्त है काजी मोहतरम, मगर ये तो गुनाह कबीरा है। अव्वल तो शेख अब्दुल कदूस एक दीनदार और खुदा तरस इंसान है, मुसलमान है, सखी और पाबंद अहकामात इलाही है। दोम दोशीज़ा निस्बत रखती है। तुझे ये लाजिम न था गुलाम जलाल कि इस पर फरिश्ता होता और इसे गुमराह करता। बस ये साबित हुआ कि ये शख्स बेकसूर है और जो कुछ हुआ इसमें गुलाम जलाल की नादानी थी। चुनाचा साबित जलाल तुझ पर लाजिम है कि इसे हर्जाना अदा करे और वहीं पहुंचाए जहां से इसे लाया गया है। काजी मोहतरम, मेरा बेटा गमजदा हो जाएगा, तो क्या तू चाहता है कि कोई गैर शरई फैसला किया जाए? दूसरे एहतजाज पर तू भी सजा का हकदार होगा। तेरा फर्ज है कि तू इसे सरकश बेटे की निगरानी करे। अगर इसे नाफरमानी का मुर्तकब पाया गया तो इसके लिए सजाए मौत तजवीज की जाएगी। काजी का फैसला सर आंखों पर, साबित जलाल ने कहा, और काजी साहब अपनी जगह से उठ गए। इनके साथ बकिया अफराद भी उठ गए थे। साबित जलाल ने एक थैली हर जानने के तौर पर मुझे दी जो मुझे लेना पड़ी। फिर वो मुझे साथ आने का इशारा करके चल पड़ा। हवेली की बैरूनी सहन में एक घोड़ा खड़ा हुआ था। ये जानता है तुझे कहाँ जाना है, इस पर सवार हो जा। मैंने रकाब पर पांव रखा और घोड़े की पुश्त पर बैठना चाहा, मगर दूसरी सिमत जा गिरा। बड़ी खिफ्त हुई थी।
मगर मामला दूसरा ही था। जगह एकदम बदल गई थी। वही धूप, वही हवाएं, वही माहौल जहां से मैं हवाओं का कैदी बना था। मैं वापस चल पड़ा और शेख साहब की हवेली पहुंच गया।